आज हम लोग इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ और इसका राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित है। तो आप यह बात याद रखिएगा कि यह भाग 1 या पार्ट 1 में है और अनुच्छेद या आर्टिकल या अनुच्छेद एक से 4 में है। 1 से 4 के बीच है। तो मतलब आपने देखा कि भाग 1 में आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से 4 में क्या विवरण दिया गया है भारत के संविधान में। तो आप कहेंगे संघ और इसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये आर्टिकल कौन कौन है, आर्टिकल 1 क्या है, तो आप कह देंगे भारत अर्थात इंडिया। क्लियर। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 1 में इस देश का नाम क्या बताया गया है, भारत। और भारत के साथ साथ अर्थात लिखा गया है इंडिया, मतलब हिंदुस्तान नहीं है। क्या है, भारत अर्थात इंडिया। क्लियर। क्या होगा, आप कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्लियर। अब अगर हम लोग इसे कहते हैं, हिंदी करते हैं, तो इसका मतलब होगा स्टेट मतलब राज्य, ठीक है, या प्रांत। तो कह रहा है कि राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन आप याद रखिएगा एग्जैक्टली हिंदी से आप इसका रियल मीनिंग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में जो प्रांत होते हैं, इन प्रांतों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब भारत में फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया। क्लियर। भारत में ये नहीं कहा गया कि फेडरल ऑफ स्टेट, ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट। अगर ये फेडरल ऑफ स्टेट कह देता तो इसका मतलब है कि भारत के राज्यों को या प्रांतों को केंद्र से अलग होने की अनुमति मिल जाती। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो इस बात से परिचित थे कि अगर हमने ऐसा किया तो राष्ट्र की एकता और अखंडता ये खतरे में पड़ जाएगी। और हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यूएसए का एग्जाम्पल मौजूद था, क्योंकि यूएसए अविनाशी संघ कब बना, एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद बना। क्योंकि यूएसए की क्रांति से पहले, मतलब 1863 से पहले वहाँ के प्रांतों को एक दूसरे से, मतलब केंद्र से अलग होने की अनुमति थी। लेकिन जब गृह क्रांति हुई तो ये सभी अलग हो रहे थे और उसमें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को अपनी जान गंवा करके अमेरिका को सुरक्षित करना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान निर्माता यूएसए के इतिहास से परिचित थे, इसलिए उन्होंने फेडरल शब्द का यूज या प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया है। अपितु क्या किया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। क्लियर ना। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इस प्रकार भारत अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है मतलब अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों को कभी भी विनाश कर सकता है ये, कि केंद्र राज्यों के अस्तित्व को कभी भी समाप्त कर सकता है, उसकी सीमाओं में बदल सकता है। इसलिए कहा कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब कभी भी आप संघ से अलग नहीं हो सकते। क्लियर? तो आपको हमने भाग 1 समझा दिया है और कहा है कि देखिए भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और इसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। आर्टिकल 1 में भारत का संवैधानिक नाम दिया गया है कि भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत दैट इज इंडिया ही भारत का नाम संविधान में दिया गया है। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, अर्थात यहाँ के राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब जो केंद्र हमारा है यह अविनाशी संघ है, इसका विनाश नहीं होगा। क्लियर? अब बात आती है कि आर्टिकल 1 का दूसरा सेक्शन क्या कहता है। क्लियर? और दूसरा सेक्शन कहता है कि प्रथम अनुसूची में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। क्लियर ना? मतलब राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, का यह बात करता है। क्लियर? अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा, मतलब लॉ द्वारा, ठीक है, या एक्ट के द्वारा संसद क्या करेगी? विधि बनाकर। कौन करेगी? पार्लियामेंट या संसद विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकता है। मतलब आर्टिकल 2 कह रहा है कि संसद यदि चाहे तो विधि बना करके किसी विदेशी राज्य को कहाँ शामिल कर सकता है? संघ में प्रवेश दे सकता है। क्लियर? अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए जो 35वां संशोधन अधिनियम है, 35वां संशोधन अधिनियम, ये 35वां संशोधन अधिनियम कब आता है? आप कहोगे कि सर 1974 में आता है। ठीक है, अब इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया क्या गया? आप कहोगे कि सर सिक्किम को क्या बनाया गया? तो आप कहोगे कि सर एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया या संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। क्लियर? और 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है ना, सिक्किम जो है, जो कि एक स्वतंत्र देश था, उसे क्या किया गया? तो आप कहेंगे कि उसे मान्यता दे दी गई 22वें राज्य के रूप में। क्लियर? अब हमारे सामने अगला जो पॉइंट आता है आपकी वो है कि आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। थर्ड, अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 यह क्या है? तो देखिए जो आर्टिकल 3 है यह संसद को अधिकार देता है। क्लियर? तो देखिए हम लिखते हैं आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 क्या है? तो आर्टिकल 3 संसद को नए राज्यों की स्थापना
का अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? नए राज्यों की स्थापना का क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। और क्या अधिकार दे रहा है? आप कहोगे कि सर एक तो अधिकार आपको ये दिया कि संसद यदि चाहे तो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। क्लियर? दूसरा हम क्या कह रहे हैं? वर्तमान राज्यों की क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान जो राज्य है उसकी सीमाओं में, ठीक है, क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और सी क्या कहता है? ठीक है, वर्तमान राज्य का जो नाम है इस नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। ऐसा करने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे वर्तमान राज्य को विभाजित करके कर सकती है। तो ये जो कार्य होगा ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं कि नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्य की सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। लेकिन अब हम इसको थोड़ा और व्यापकता दे दें, जैसे लिख दें। तो ये चीज़ें कब हो सकता है? ये तीनों चीज़ें कब हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर किसी वर्तमान राज्य को विभाजित करके, किसी वर्तमान जो राज्य है इसको विभाजित करके वो नया राज्य बना सकती है। एक तो ये है। दूसरा है दो या दो से अधिक जो राज्य हैं, ठीक है, इनको आपस में मिला करके कर सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि किसी राज्य के भूभाग या किसी राज्य के भूभाग को मिला करके भी कर सकती है। ठीक है, और अब ये भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 3 और क्या कहता है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आर्टिकल 3 और क्या निर्देश दे रहा है? आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, कम कर सकती है तथा उसका नाम भी बदल सकती है। मतलब संसद को यह क्या दे रहा है? अधिकार देता है। आर्टिकल 3 क्या अधिकार दे रहा है कि देखो, वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ठीक है, तथा नाम भी बदल सकती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आपको ये भी जानना होगा कि ऐसा करने से पहले उसे क्या करना होगा। मतलब राज्य निर्माण की विधि, आप हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर? तो आर्टिकल 3 के अंदर अगर आप राज्य निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें राज्य निर्माण की विधि क्या है? राज्य निर्माण की विधि ये क्या है? ठीक है ना? तो हमको ये चीज़ जानना होगा कि राज्य निर्माण की विधि क्या है। ठीक है ना? विधि, तो सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, किसी राज्य का निर्माण, पहला पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं कि किसी राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है ना? फिर से मैं बोल दे रहा हूं, किसी राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। क्लियर? जब तक आप राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता तब तक आप किसी भी विधेयक को या बिल को
संसद में नहीं रख सकते। ठीक है ना। मतलब किसी राज्य का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रेसिडेंट की अनुमति पाइए, तभी आप संसद में उस बिल को रख सकते हैं। पहली बात तो खत्म हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कह रहा है कि यदि किसी राज्य के क्षेत्र में, मतलब यदि किसी राज्य के क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में, सीमा में और नाम में, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना है आपको, ठीक है, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य, मतलब यदि किसी राज्य के क्षेत्र में, उसकी सीमा में और उसके नाम में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य को वह प्रस्ताव भेज देगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति करेगा क्या कि जिस प्रदेश की या राज्य की क्षेत्र में और सीमा में और उसके नाम में परिवर्तन करना है, उस राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस प्रस्ताव भेज देगा। ठीक है, और वहाँ की विधानमंडल इस पर विचार करेगी कि वह सहमत है या नहीं सहमत है। तीसरी बात यह है कि विधानमंडल, मतलब जिस राज्य का क्षेत्र बदला जाना है, सीमा बदली जानी है और नाम बदला जाना है, वह राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर, ठीक है, अपनी विधानमंडल में विचार व्यक्त करके विधेयक को वापस करेगा। मतलब आप अपनी विधानमंडल में विचार कर लें और विचार करके प्रस्ताव, ठीक है, वापस कर दें। क्लियर? लेकिन मान लीजिए यदि, चौथा पॉइंट, मान लीजिए कि यदि विधानमंडल करता क्या है? विचार करता ही नहीं या विचार करने के बाद उसे वापस नहीं करता है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तो उसे, ठीक है, संसद में भेज देगा। संसद में भेज देगा। क्लियर? भेज सकता है या भेज देगा। ठीक है, और वहाँ पर संसद की स्वीकृति लेकर के और क्या करेगा? राज्य के क्षेत्र सीमाओं में और नाम में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न आता है, यहाँ एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या संसद, क्या भारत की जो संसद है वो भारत के किसी भूभाग को, भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दे सकती है? मतलब क्या भारत की संसद भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दे सकती है? तो आप कहोगे कि सर बेरुवारी केस में ऐसा किया गया था, और बेरुवारी केस में ये कहा गया था, किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, आप आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तो आप संविधान संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके या संवैधानिक संशोधन करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए नवा संविधान संशोधन 1960 में लाया गया, और इसी के तहत, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमाओं पर स्थित जो भूभाग हैं उसे पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि आर्टिकल 1 ही बचता है, आर्टिकल 4 क्या है? ठीक है, हमने देखिए आपसे बताया कि राज्य निर्माण की विधि क्या है। तो उसमें हमने पहली बात कहा कि यदि आप राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले राज्य बनाना चाहते हैं या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, या उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति लेने के बाद ही प्रस्ताव को सदन में रखा जा सकता है। फिर दूसरा हमने कहा कि जिस राज्य के क्षेत्र को, उसकी सीमा को और उसका नाम बदलना हो, ठीक है, उस राज्य को राष्ट्रपति वो प्रस्ताव भेजेगा। फिर तीसरी बात हमने क्या कहा, वह राज्य अपने विधानमंडल में विचार करेगा और विचार करके प्रस्ताव पर सहमति और असहमति देगा। लेकिन यदि किसी निश्चित अवधि में एक अवधि फिक्स की जाएगी कि आपको यह विचार, ठीक है, इस निश्चित तिथि तक दे देना है। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं करता है तब क्या होगा, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को सदन में भेज सकता है और सदन, ठीक है, राज्य के क्षेत्र में उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो संसद में बहस का विषय होगा। अगर वो पास हो गया तो बदल दिया जाएगा। फिर हमने आपसे कहा था कि क्या संसद भारत देश के किसी भूभाग को किसी दूसरे विदेशी देश को दे सकता है, तो हमने कहा कि देखिए आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत नहीं दे सकता, परंतु अगर उसे देना ही है तो वह संविधान संशोधन करे और संविधान संशोधन करके ऐसा कर सकता है। नवे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1960 में ऐसा किया गया और भारत तथा पाकिस्तान की सीमाओं पर जो विवादित क्षेत्र थे उनको पाकिस्तान को दिया गया था। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 4 कहता है कि देखिए आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा, ठीक है, जो भी विधियां बनाई जाएंगी, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो विधि बनाई जाएगी वह, ठीक है, 368 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 के लिए सामान्य बहुमत जरूरी है। सामान्य बहुमत से ही आप 2 और 3 ला सकते हैं, मतलब 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को आप ला सकते हैं, अपने संघ में ला सकते हैं। और 3 क्या कह रहा है कि आप किसी भी राज्य के नाम को उसकी सीमाओं में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यह कार्य आप सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन होता है उसके लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि भारत में राज्यों के निर्माण का इतिहास क्या है, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसे। भारत में जो राज्यों के निर्माण का इतिहास है हम उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, जब भारत आज़ाद हो गया तो सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होकर आई थी वो था कि प्रांतों का निर्माण कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि तेलंगाना जो राज्य है उसी को बांट करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग चल रही थी। ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, आंध्र राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए धर आयोग का गठन 1948 में किया गया और धर आयोग है ये, और ठीक है, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, इसी वर्ष उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दिया था, 48 में नियुक्त हुआ था, 48 में रिपोर्ट भी आ गई थी, और इसने कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्लियर? और अब एक बात और याद रखिएगा कि वो है जेबीपी कमेटी, जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जेबीपी कमेटी का गठन किया गया था और जेबीपी कमेटी ने कहा था, ठीक है, कि हम धर आयोग से सहमत हैं, मतलब भाषा के आधार पर
आप प्रांतों का निर्माण न करें, अपितु प्रशासनिक कुशलता के आधार पर आप राज्यों का निर्माण करें। किसके आधार पर? प्रशासनिक कुशलता। तो यही बात तो धर आयोग ने भी कहा था कि आप भाषा के आधार पर अगर आप प्रांतों का निर्माण करते हैं तो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आएगी। ठीक है, अपितु आप अगर प्रांत बनाना ही है तो आप प्रशासनिक जो कुशलता है इसके आधार पर आप प्रांतों का निर्माण करिए। लेकिन ठीक है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश को लेकर के दंगे होते रहे और उसके बाद 1953 में, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, भाषाई आधार पर, मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। और इसी वर्ष 1953 में ही फजल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब जो फजल आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे फजल अली है। फजल अली है। ठीक है, फजल अली आयोग या फजल आयोग के इसके अध्यक्ष हैं फजल अली। इसके जो सदस्य हैं वो अन्य लोग हैं। हृदयनाथ कुजरू, ये हमने हृदयनाथ न लिख करके एचएन कुजरू कर दिया है। और दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे दूसरा जो नाम है वो है केएम पनिक्कर का नाम। ठीक है, तो अब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में आई थी और इसे लागू कब किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। तो फजल अली आयोग ने कहा था एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत नहीं स्वीकृत है, मतलब हम एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अगर आपको प्रांत बनाना है तो आप क्या करिएगा, किस आधार पर आप प्रांत बनाइएगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप प्रांत का निर्माण कर रहे हो तो आप ये देखें कि आपकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और भाषाई एकता कैसी है, वहाँ भाषाई एकता कैसी है। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि देखिए जन कल्याण के लिए आप करिए, राज्यों का निर्माण आप जन कल्याण के लिए करिए। और क्या कहा था कि प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रख करके आप करिए। ऐसा न हो कि आप नए राज्य का निर्माण कर दें और उसमें जन कल्याण की भावनाएं पूरी न हों। ठीक है, और फजल अली आयोग की रिपोर्ट को संसद ने स्वीकार कर लिया और 7वां संशोधन ला करके, 7वां संवैधानिक संशोधन ला करके इन्होंने किसको समाप्त कर दिया था? आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1936। राज्य पुनर्गठन आयोग 1936 को समाप्त कर दिया और क्या ला दिया? आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन। ठीक है, 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ला करके क्या किया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो आपने इसे अच्छी तरह से जान लिया होगा कि अब हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र से उठने वाले हर क्वेश्चन को कर पाने की स्थिति में आ चुके हैं। क्लियर? और अब हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पोर्शन आएगा, वो दूसरा पोर्शन क्या आएगा? तो निश्चय ही वो आएगा, आपने भाग 1 पढ़ा है, अब अगला जो आएगा भाग 2 आएगा और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।